तो कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस को पढ़ लिया था। कंसेप्ट्स में अराउंड 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। 6 टॉपिक्स आज की क्लास में कवर होंगे। इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे एएस और इंड एएस के बारे में, आईएफआरएस के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला कंसेप्ट है मैचिंग रेवेन्यू कंसेप्ट। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कहता है आपके जितने भी एक साल के खर्चे हैं, एक साल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो इस साल के इस अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी आपके खर्चे हैं उन सभी खर्चों से मैच्ड रेवेन्यू को जोड़ा जाए और उनसे नेट में प्रॉफिट या लॉस निकाला जाए। जोड़ा जाए का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज दैट मुझे 5,000 रुपए के खर्चे हुए हैं और मुझे 6,000 रुपए की रेवेन्यू या कमाई हुई है, तो इसका मतलब मुझे कितना फायदा हुआ? 1,000 रुपए का फायदा हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। सपोज दैट अगर इसका वाइस वर्सा होता कि मेरे जो एक्सपेंसेस थे वो 6,000 के होते और मेरा जो इनकम था, या मैं इसको रेवेन्यू बोलूं, जो भी मेरी इनकम या रेवेन्यू है, ये सपोज दैट आती है 2,000 रुपए, तो क्या हो गया? 4,000 रुपए का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक्चुअली स्पीकिंग, सो बेसिकली किसी भी बिजनेस के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करके जो प्रॉफिट या लॉस अराइव करना होता है उसे हम कहते हैं मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। हर चीज फाइनेंशियल टर्म में मेजर होती है, तो हम खाली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में मेजरेबल होंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी आप एसेट लेके आ रहे हो उसको पुट टू यूज, याद रखिएगा वर्ड पुट टू यूज, मतलब उसको यूज करने से पहले हम डिटेल में समझेंगे डेप्रिसिएशन स्टॉक में क्या मतलब होता है। पुट टू यूज करने से पहले जितने भी खर्चे किए वो सब उस एसेट की वैल्यू होंगी और उन एसेट्स की वैल्यूज को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे। सपोज दैट मैंने एसेट 5,000 रुपए का खर्चा था, उसके बाद मैंने 20 रुपए उस पर भाड़ा दिया जिससे मैं उसको यहां लेके आया, फिर मैंने उसको इंस्टॉल कराने में लगभग 100 रुपए खर्चा किए, तो मेरे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 5120। सिंपली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होकर ये बात करता है कि कितने की बुक वैल्यू रिकॉर्ड करनी है एसेट की। ओके, नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे मैं अच्छे से इसको टेक करूंगा। अब अगर आप कोई भी चीज लेके आते हो तो हमेशा आपको कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि सर लेके तो आए लेकिन उसको हम किस पे रिकॉर्ड करें, मार्केट में जो वैल्यू मिल रही वो या मुझे जितने में मिली वो। इसको हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे जब हम इन्वेंट्री पढ़ रहे होंगे कि इन्वेंट्री में चीजें, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक जिसमें आप डील करते हो, वही मैंने जो एग्जांपल दिया था। सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर में आप डील करते हैं, तो फर्नीचर का जो भी स्टॉक आप लेके आओगे उसको आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? उसकी कॉस्ट पे, जितने पे आप लाए हो, या जितना रियलाइज होगा उसकी वैल्यू का उसको। मतलब सपोज दैट मैंने फर्नीचर परचेज किया था 1,00,000 रुपए का, लेकिन मार्केट पे वैल्यू आज कुछ दिन बाद उसकी 90,000 ही बची है, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूं? कॉस्ट पे या रियलाइजेबल वैल्यू पे? ये तुम्हारी रियलाइजेशन कॉस्ट इसी से रिलेट करती है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। अब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो आपके पास उसके एविडेंसेस होने चाहिए कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हुआ था। अगर मैंने कोई चीज परचेज करी, ये पेन परचेज करी, तो इसका इनवॉइस मेरे पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो परचेज किया उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ताकि उस एंट्री को हम जस्टिफाई कर सकें, वरना कोई भी एंट्री हम बुक्स में कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसीलिए नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, जहां पे आप ये कहते हो कि हर ट्रांजैक्शन के साथ एक सपोर्टिव एविडेंस होना जरूरी है। कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, ऐसे कई सारे। एंड द लास्ट वन इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको डेबिट क्रेडिट वर्ड सुनने मिलेगा कि हर अकाउंट 2 फॉर्मेट में होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इनकर होगा, पेन परचेज हुई है, तो डेबिट या क्रेडिट कुछ ना कुछ होगा। आगे जब मैं गोल्डन रूल पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जांपल दूंगा। लेट्स टेक अजम्पशन राम को कैश दिया, तो राम को कैश अगर मैंने दिया तो राम के पास पैसा गया मेरा, ठीक है, और राम को क्या हो गया? 1,000 रुपए की उधारी चढ़ गई। फिर से 1,000 रुपए मैंने राम को दिया,
तो राम के ऊपर 1000 रुपए की उधारी चढ़ गई और मेरा 1000 रुपए भी गया, तो उसकी उधारी चढ़ गई तो उसको डेबिट करेंगे। ये रूल आगे हम पढ़ेंगे कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। और जो कैश हमारे पास गया वो हमारा है रियल अकाउंट, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये आगे के एस्पेक्ट में हम समझेंगे। तो यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करने से क्या होता है, दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब आ जाते हैं, बीच में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कन्वेंशन बेटर से जब वो कन्वेंशन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था, उसने कहा था अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको रेगुलरली और लॉन्गर पीरियड तक फॉलो करना है ताकि आप कंसिस्टेंट बने रहें। रूटीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो यानी यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझने से पहले कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? मतलब ये बेसिक असम्पशन है जो हमेशा आपको एंट्री करते समय ध्यान रखने हैं। बाकी सबको ध्यान रखना है, बट दीज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, सबसे बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तीनों आप पढ़ चुके हो, GCA के नाम से याद रखिएगा। हो सकता है कई बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लिया जाए ना। कौन कौन से एरिया हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के? देखिए, पॉलिसीज का मतलब तो आपको पता है, कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं अच्छी तरीके से काम करने के लिए। घर पे पॉलिसी है कि भाई चप्पल उतार के घर के अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है, फिर हाथ धोना है, उसके बाद सारा काम है जो भी करना है, तो मींस क्या है, एक पॉलिसी बना रखी है। तो वैसे ही अकाउंट्स के अंदर भी कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं। अब ये पॉलिसीज अलग अलग जगह काम करती हैं। जैसे कुछ पॉलिसीज इन्वेंट्री में काम करती हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। कैसे? सपोज दैट मैं ब्रेड का काम करता हूं, तो मुझे बताइए मैं पहले कौन सी ब्रेड बेचूंगा, जो एक्सपायर होने वाली होगी या जो अभी मैं ताजा लेके आया हूं? जो एक्सपायर होने वाली होगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद तो यूजलेस है, वेस्ट हो जाएगी। मींस मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो अपना फर्स्ट स्टॉक आया था उसको पहले बेच रहा हूं, और जो लास्ट में स्टॉक आया है, फ्रेश माल आया, उसको लेट बेच रहा हूं। तो व्हाट मेथड आई एम फॉलोइंग, इसे हम कहते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सेम केस बात कर लेते हैं, सपोज दैट सीमेंट मोरंग के बिजनेस में। तो वहां क्या होता है, सीमेंट मोरंग के बिजनेस में अगर सीमेंट को देखा जाए तो एक के ऊपर एक गिराई जाती है, तो जो सबसे पहले आई थी वो सबसे नीचे दबी होती है, और सबसे लेटेस्ट आता है वो सबसे ऊपर दबता है। तो क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट आया वो सबसे पहले निकाला जाएगा क्योंकि वो सबसे ऊपर दिख रहा है। तो इसी तरीके से इन्वेंट्री, अब जिसका ट्रेडिंग का काम है इन सबका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसके लिए है। इन्वेंट्रीज के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वो लीफो मेथड। तो ये मेथड क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी जितने भी चैप्टर आपके पास कलेक्टिवली आएंगे उनमें कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, वहां मैं आपको ये चीजें हाईलाइट कराऊंगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट का होता है, आपके लिए तो इस बार ये रिलेवेंट नहीं है, एवरेज का एक कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। देन वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट में क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो। देन क्लास 12th में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा होगा, जहां पे आप सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड वगैरह पढ़ते हो, वो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज के मेथड्स ही हैं ना। चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM, WDV, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इन मेथड से ही डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। इनको एक तरीके से क्या कहते हैं, एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या प्रिजम्पशन, क्या प्रिएम्बल बना के चलेंगे कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करूं ना। यू नीड टू फॉलो 3 बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज प्रूडेंस, समझदारी, याद आया। देन मटीरियलिटी, इंपॉर्टेंट, वो भी याद आ गया होगा। एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज अ न्यू वर्ड। इसको मैं कह सकता हूं एक तरीके से, लीगैलिटी इज इंपॉर्टेंट रादर देन अदर थिंग। यानी मेरे लिए लीगैलिटी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, उसके बाद बाकी असम्पशंस में देखूंगा। मतलब क्या है इनके कहने का? इनके कहने का मतलब यह है कि आपको फर्स्ट फोकस रखना है कि क्या मैं लीगली चीजों को इस एस्पेक्ट से देख सकता हूं कि वो मेरे पोजीशन में है। अगर हां तो मैं उनको कंसीडर करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज दैट आपने कोई एक एसेट परचेज किया था, आपने सारी डीड, स्टैंप ड्यूटी सब कुछ पे कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन पेड, बट सिर्फ पोजीशन नहीं एक्वायर किया है। तो क्या मैं पोजीशन नहीं एक्वायर करने की वजह से इसको बुक्स में नहीं दिखाऊंगा? बेवकूफी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आपको लीगैलिटी को देखना है ओवर एक्चुअल थिंग्स। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आपको सब्सटेंस देखना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गिवन कि अगर मैं बात करूं जैसे कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी के साथ क्या था, वो थे तो यशोदा जी के पास, पर असली पुत्र किसके थे, देवकी के। तो इसीलिए लीगैलिटी में देखा जाए तो वो पुत्र किसके थे, देवकी के। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म में, कि लीगैलिटी कहां है उस चीज को हम कंसीडर करेंगे। अब कम अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम चेंज कर सकते हैं। पहला कंडीशन, जब चेंज इन लॉ हो, यानी लॉ ने कोई चेंज कर दिया हो। दूसरा, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स हो, तो ऐसा कर सकते हैं। एंड तीसरा, एज पर एएस रिक्वायरमेंट, अगर एएस ने कोई रिक्वायरमेंट बोल रखी है
तो उसके हिसाब से भी ऐसा हो सकता है। अब एज पर देखा जाता है, आगे के सिनेरियो में तो अभी इसको नहीं कह सकते कि पूछा जाएगा इतना ज्यादा, पर हाँ इंपॉर्टेंट एक बार देख जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए कीप ऑन स्टडीइंग, डोंट ट्रबल एनीवन, जस्ट ट्रबल योरसेल्फ एंड डू द स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।